भारत माता की जय। दोस्तों, इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस सूत्र की मदद लें तो। ये सूत्र जो है, ये जो फार्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और जब भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाने लग जाएं तो सब्जेक्ट हमेशा पहले रखें। जब बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएं तो फिर अलग बात है, लेकिन वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता यानी वो व्यक्ति या वस्तु जो कार्य करती है। जैसे मैं, आई, यू, तुम, आप, ही, वह किसी एक पुरुष के लिए, शी, वह किसी एक स्त्री के लिए, वी, हम, दे, वे, पीपल, लोग, किड्स, बच्चे, चिल्ड्रन, बच्चे। बहुत सारे कर्ता होते हैं। मुन्नू, पप्पू, गुड्डू। आपके परिवार के हर सदस्य का जो नाम है वो कर्ता है। आपके स्कूल के जितने दोस्त हैं उनके जो नाम हैं वो सब कर्ता है, सब्जेक्ट है। आपके मोहल्ले में रहने वाले हर व्यक्ति का नाम एक कर्ता है। दोस्तों, कर्ता केवल व्यक्ति ही नहीं होता है, वस्तु भी होती है। कैसे, थोड़ी देर में देखते हैं। पहले तो कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट है मैं, यानी आई। तो एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं। आई कैन सिंग। मैं गा सकता हूँ। यू कैन सिंग, यानी तुम गा सकते हो। या यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। हिंदी में तुम और आप के लिए अलग अलग शब्द हैं, किंतु इंग्लिश में एक ही है, यू। ही कैन सिंग, वह गा सकता है। शी कैन सिंग, वह गा सकती है। वी कैन सिंग, हम गा सकते हैं। दे कैन सिंग, वे गा सकते हैं। पीपल कैन सिंग, लोग गा सकते हैं। मुन्नू कैन सिंग, मुन्नू गा सकता है। गुड्डू कैन सिंग, गुड्डू गा सकता है। अब कुछ और सब्जेक्ट देखते हैं जो हमारे रोज के जीवन में काम में आते हैं। जैसे एवरीबडी कैन सिंग, हर कोई गा सकता है या प्रत्येक गा सकता है, लेकिन यहाँ हर कोई ज़्यादा अच्छा लगेगा। एवरीबडी कैन सिंग, हर कोई गा सकता है। समवन कैन सिंग, कोई गा सकता है। समबडी कैन सिंग, कोई गा सकता है। बोथ ऑफ देम कैन सिंग, वे दोनों गा सकते हैं। बोथ ऑफ अस कैन सिंग, हम दोनों गा सकते हैं। ऑल ऑफ देम कैन सिंग, वे सब गा सकते हैं। वन कैन सिंग, कोई गा सकता है। एवरीवन कैन सिंग, हर कोई गा सकता है। ऐसे बहुत से कर्ता हैं जिनकी लिस्ट इस वीडियो में दी जाएगी। तो ये हो गए कर्ता। अब कुछ नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स लेते हैं, निर्जीव कर्ता। लेकिन इसमें सेंटेंस बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फैन कैन गिव एयर, पंखा हवा दे सकता है। एसी कैन कूल द रूम, एसी रूम को ठंडा कर सकता है।
नॉन लिविंग सब्जेक्ट, निर्जीव कर्ता। ट्यूबलाइट कैन गिव लाइट, द सन कैन प्रोवाइड हीट, सूर्य ऊष्मा प्रदान कर सकता है। ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। अब एक सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। डस्ट कैन बी हार्मफुल, धूल नुकसानदायक हो सकती है। इसमें बी क्रिया का प्रयोग है। बी यानी होना, बनना, रहना। इस क्रिया का काफ़ी प्रयोग होता है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनको बिकम की आदत रहती है। बिकम और बी दोनों एक ही बात है, किंतु मॉडर्न वर्ब जो है वो बी है, बिकम थोड़ी सी पुरानी है। और इस क्रिया को एक अलग से हमने चैप्टर बना के रखा है। उस चैप्टर का नाम है बी चैप्टर, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। अन्य वीडियोस देखेंगे तो उसमें बी क्रिया का बहुत अच्छी तरह से पूरा अध्याय ही बना दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है। उसमें आप बी क्रिया को अच्छे से देख सकते हैं और बी चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं। और वो वीडियोस देखने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बी का ऐसा प्रयोग भी हो सकता है। एनीवेज, बहरहाल हम सब्जेक्ट के बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो कि सहायता करती है। अब किसकी सहायता करती है? सब्जेक्ट की, यानी कर्ता की सहायता करती है सहायक क्रिया। तो अभी हमने जो वाक्य बनाए थे उनमें कैन एक सहायक क्रिया है। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई के बाद आई सहायक क्रिया कैन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है क्रिया, यानी वर्ब। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, जिसके अंत में ना लगा रहता है वो क्रिया होती है। क्रियाएं बहुत सारी हैं, जो कि आपको, जिसकी लिस्ट आपको वीडियो में मिलेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्रिया के बाद आता है चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ओ करके लिखते हैं, जिसका हिंदी होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा एक लाइन में है। कर्म यानी जिस पर क्रिया का असर पड़े। जैसे दुनिया का बहुत फेमस सेंटेंस है आई लव यू। इसमें आई सब्जेक्ट है, कर्ता, लव है मुख्य क्रिया और यू है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है, उसे कर्म कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक्सटेंशन पे। आखिरी में एक्सटेंशन होता है। जैसे आई कैन सिंग दिस सॉन्ग, तो दिस सॉन्ग हो गया एक्सटेंशन। अब इसका हिंदी देखिएगा, मैं यह गाना गा सकता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करें तो ध्यान रखिएगा 90% अनुवाद पीछे से आगे की दिशा में होता है। जैसे इंग्लिश सेंटेंस है आई कैन सिंग दिस सॉन्ग, तो अनुवाद होगा मैं यह गाना गा सकता हूँ। अनुवाद करने का ये तरीका है, और हमेशा इस सूत्र को दिमाग में रखें। जब भी सेंटेंस बनाएं इसी सूत्र के सहारे बनाएं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिरी में आता है एक्सटेंशन यानी विस्तार। फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम करता है,
हेल्पिंग वर्ब, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HV। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया जो कर्ता की सहायता करती है। तीसरे नंबर पर क्रिया यानी वर्ब। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। और आखिरी में एक्सटेंशन यानी विस्तार। ये हो गया सूत्र, फॉर्मूला। ये आपको वीडियो में मिलेगा। आप जब भी हिंदी से अंग्रेजी में कोई वाक्य बनाने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा, पहले इंग्लिश बनाइएगा फिर उसका हिंदी कीजिएगा। ये ज़्यादा आसान तरीका है। हम हिंदी से जब इंग्लिश करते हैं तो वो कठिन तरीका होता है, और जब आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। सब्जेक्ट लें, हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो वो लें, फिर एक क्रिया यानी वर्ब लगाएं, फिर कोई ऑब्जेक्ट हो तो लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई कैन सिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये 3 लेटर में ही बन गया। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगाना हो तो आई कैन सिंग दिस सॉन्ग परफेक्टली, तो परफेक्टली हो गया एक्सटेंशन। मैं यह गाना बहुत अच्छे से गा सकता हूँ, ये हो गया सूत्र। इसको आपको वीडियो में अलग से लिखा हुआ भी मिलेगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। नमस्कार।